हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज के सेशन में हम डील करेंगे जो हमारा पार्ट 2 का रह गया था। यूनिट 10 का बी सेक्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा हुआ है एंड पार्ट 2 का कुछ पार्ट रह गया था। ठीक है, पार्ट 2 में मतलब कुछ पार्ट्स रह गए थे, वो आज हम यहाँ पे डील करेंगे। एंड यूनिट जो ए सेक्शन है, सी सेक्शन है एंड डी सेक्शन है, वो कम्प्लीटली हम लोगों ने कर लिया है। तो जिन लोगों ने भी उसका वीडियो नहीं देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट में उसको चेक कर ले। ठीक है, वहाँ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। उसके अलावा अभी ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आपका यूनिट जो स्टार्ट करूंगी, नेक्स्ट जो यूनिट स्टार्ट करूंगी चैनल पे, वो रहने वाली है आपकी, एक सेकेंड, मेरा पेन टैप, एक मिनट को, मैंने पेन टैप कनेक्ट नहीं किया, जस्ट अ सेकेंड। जो नेक्स्ट यूनिट आपकी रहने वाली है वो आपकी रहेगी यूनिट 8। ठीक है, यूनिट 8 रहने वाली है। अब ये जो यूनिट 8 है इसको हम लोग की पॉइंट से करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से यूनिट 8 में बेसिकली आपको नेम याद रखने हैं जितने भी हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें हम लोग ए बी सी एंड डी सेक्शन में पढ़ेंगे, कुछ चीजों को छोड़ करके। ठीक है, ज्यादातर आप लोग को अगर नाम भी याद है, ठीक है, जैसे वेब का वेब 1.0 हो गया, 2.0 हो गया, 3.0 हो गया, और कई सारी थ्योरीज दे रखी हुई हैं। ठीक है, जब आप यूनिट 8 का ए सेक्शन ओपन करोगे तो वहां पे थ्योरीज भी दे रखी हैं जो आपकी यूनिट 3 में भी हैं। ठीक है, तो मैंने रिवीजन सीरीज में ऑलरेडी करा भी रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे कराऊंगी उसको। ठीक है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी जो यूनिट 8 हो वो पूरा कैसे हो, आपका की पॉइंट के थ्रू हो। ठीक है, की पॉइंट से पूरा यूनिट 8 को कवर करेंगे यहाँ पे, जिससे जल्दी से ये कवर भी हो जाएगा आपका, और सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, स्लाइड्स के थ्रू, राइट। तो फिर आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। 10B का जो भी रह गया था वो सारी चीजें यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें कर अभी तक मैंने नहीं इसमें कराई है। एक सेकेंड, आई थिंक ये सारी चीजें हो गई हैं आपकी। आईसीएफ मॉडल भी देख लिया था हम लोगों ने, है ना। और ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे चैरिटी मॉडल हो गया, फंक्शनल मॉडल हो गया, ह्यूमैनिटी मॉडल हो गया, है ना। और स्कूल की रेडीनेस क्या है, ठीक है, चिल्ड्रन की रेडीनेस क्या है टुवर्ड्स द स्कूल, मॉडल ऑफ इंक्लूजन, पुश एंड पुल। ठीक है, और ये वैंक्स एडेप्टिव का हो गया, टीम टीचिंग, को टीचिंग। ठीक है, ये सारे मॉडल, इसमें से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाली जो स्लाइड आपको दिख रही है इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है एक बारी को। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन क्या है, ठीक है, ये है चिल्ड्रन कंसिडर्ड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, कौन कौन से बच्चे हैं, ठीक है, जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन में के लिए उनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जिन लोगों, पता नहीं मैंने यहाँ तक कराया है नहीं कराया, फिर से मैं एक बार स्टार्ट यहाँ से फिर से करा दे रही हूँ। ठीक है, जिनका रह गया होगा तो वो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन जो है, ठीक है, इधर आ जाओ। चिल्ड्रन कंसिडर फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर द डिफरेंट चैलेंजेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस के बच्चे हैं जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है, जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट भी आते हैं, विजुअल चैलेंजेस वाले बच्चे भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल जिसको डिसेबिलिटी होती है वो भी आते हैं, स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, ऑर्थोपेडिक होती है। इन सारों को हम लोग अलग अलग डील करेंगे, समझ रहे हो। ये जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी डिसेबिलिटीज है, इनको हम लोग अलग अलग डील करेंगे, और इनसे रिलेटेड कई सारी चीजें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इमोशनल चैलेंजेस हो गए, मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, चैलेंजेस होते हैं, उन सारी चीजों को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में आई थिंक ये मैंने करा दिया है, फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। हियरिंग इम्पेयरमेंट कहने का मतलब क्या है, इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू हियर साउंड एडिक्वेटली, मतलब उसी साउंड को सुनने में असमर्थता होती है। ठीक है, सुनने में दिक्कत आती है। क्यों होती है, अब ऐसा किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो वो उसकी वजह से वो क्यों हो रहा है, ठीक है, हियरिंग उसे सुनने में दिक्कत क्यों आ रही है, ड्यू टू द इम्प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर कुछ डैमेज हुआ हो, या फिर किसी डिजीज की वजह से कुछ डैमेज हो गया हो। उसकी जो हेयरिंग का पूरा मैकेनिज्म होता है, जो कान का पूरा मैकेनिज्म होता है, उसमें कुछ डैमेज हो गया हो, या फिर कोई डिजीज हो गई हो, उसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है, कभी भी नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज की अगर बात करें तो प्री रिक्वेसाइड जो कंडीशन होती है वो होती है हियरिंग, सुनना। ठीक है, तभी आप लैंग्वेज को समझ पाओगे, बोल पाओगे, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद ये आता है डेफिनेट से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, बहरापन।
इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक इनविजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, ये क्या है, एक इनविजुअल इम्पेयरमेंट है। ये हो सकता है आपके जन्म से ही हो, या फिर जन्म से भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। ये एक तरीके से पूरी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसको ये इफेक्ट करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट में अगर बात करें तो कंडक्टिव हियरिंग होता है, सेंसरी न्यूरल होता है, और मिक्स्ड हियरिंग लॉस होते हैं। 3 तरीके के आपके होते हैं, ठीक है। अगर हम कंडक्टिव की बात करते हैं तो इसको सिर्फ आपको की पॉइंट से ध्यान रखना। कंडक्टिव हियरिंग लॉस की अगर बात करें तो कहाँ पे डिफेक्ट होता है, आउटर या फिर मिडिल ईयर में, ठीक है। द साउंड इज नॉट कंडक्टेड इफिशियंटली टू द इनर ईयर, ठीक है। जब हमारे आउटर का जो कान का ईयर है, ठीक है, उसी में प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो इनर जो अंदर वो साउंड जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो साउंड सुनाई देती है वो कैसी होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। और ये जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होते हैं इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है, बाय द मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर के इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, दैट कॉज कंडक्टिव हियरिंग लॉस ऑफ द वैक्स इन द ईयर कैनाल। जो आपका ईयर कैनाल है, देखा होगा आप लोगों का, वैक्स भर जाता है तो आप डॉक्टर के पास, जब वैक्स कान में भर जाता है तो आप लोग क्या करते हो कि आपके कानों में कुछ भारी भारी सा फील होने लगता होगा, है ना। या फिर बार दर्द होना बताते होगे, दर्द हो रहा है कान में, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर उसको साफ करता है। तो ये कैसा है, ये मतलब ये ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ये कॉन्जेनिटाइटल डिफेक्ट है, ठीक है। अब मुझे बोलने में पता नहीं क्या हो रहा है। कंजेनाइटल एक इफेक्ट है इन द आउटर और मिडिल ईयर, ठीक है। और ये एक तरीके इसमें ये किसकी वजह से होता है, जब हम अपने कान की केयर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे माउथ की केयर नहीं करते हैं तो वहां पे कैविटी लग जाती है, उसी तरह कान में भी होता है, ठीक है। ये चीज है, ये होता है कंडक्टिव, जिसका हम लोग इसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है, बाय द मेडिकल्स, डॉक्टर से दिखा करके। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज कॉज ड्यू टू द डैमेज ऑफ डिजीज ऑफ द इनर ईयर ऑफ द ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ये इसका की पॉइंट है। ऑडिटरी नर्व जहाँ पे डैमेज हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, इट could also result as an आफ्टर इफेक्ट ऑफ कुछ, मतलब ये कुछ डिजीज की वजह से भी हो सकता है। ये आपका जो ऑडिटरी नर्व है वो डैमेज हो जाए, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गए, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मेनिंगिटिस हो गए, टीबी हो गया। सम कंडीशन दैट में कॉज कॉन्जेनाइटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आर हेरिडिटरी चाइल्डहुड डेफनेस, मतलब जन्म से ही वो डीफ है, मतलब बहरा है, ठीक है। RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH एक इनकम्पैटिबिलिटी होती है, वो चीज है। प्रीमेच्योर बर्थ हो जाना, ठीक है, जन्म से पहले ही, ठीक है, टाइम से पहले ही बर्थ हो जाना। बर्थ अस्फेजिया, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना। अस्फेजिया कहने का मतलब क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। कोई भी न्यू बॉर्न है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी होनी चाहिए उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लूनेस ऑफ बेबी, ठीक है, ये वाली चीज आती है। वायरल इन्फेक्शन हो जाना प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर डायरेक्ट एक्सपोजर पड़ना। ये जितने भी ये छोटे छोटे से पॉइंट लिखे हैं इसको ध्यान रखना, ये सेंसरी न्यूरल के अंदर आते हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाना, जब 3 या 4 मंथ में ही डायरेक्ट एक्सपोजर जब पड़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो एक्स रेज का वो भी हार्म करता है, ठीक है। फिर आते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कंडक्टिव का एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का, ठीक है, दोनों का ही होता है। और एक चीज यहाँ पे ये याद रखना, जब हम बात करते हैं उसकी कंडक्टिव हियरिंग लॉस की, ठीक है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कंडक्टिव वाला था इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है, इट कैन बी रेक्टिफाइड, ठीक है, थ्रू द मेडिकल एंड सर्जिकल मीन्स, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, SNHL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SNHL भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, ये बियॉन्ड मेडिकल होता है, ध्यान देना, ठीक है, इसमें, क्योंकि ये जो आपका नर्व होता है, ऑडिटरी नर्व होता है, वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है, बियॉन्ड मेडिकल होता है, ठीक है, बियॉन्ड मेडिकल या फिर सर्जिकल करेक्शन। यहाँ पे सर्जिकल करेक्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे एक तरीके का परमानेंट लॉस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट लॉस हो जाता है। क्लियर है बात। अब ये फिर आता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। जो मिक्स्ड हियरिंग लॉस है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
कंडक्टिव हीरिंग लॉस CHL प्लस SNHL, ठीक है, कंडक्टिव हीरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस, ठीक है, याद रहेगा ये की पॉइंट में, ये मैंने करा भी दिया आप लोग को, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखिए, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ लॉस इज द लॉन्ग स्टैंडिंग ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, ये नाम याद रखना, लॉन्ग स्टैंडिंग ईयर इन्फेक्शन क्या नाम है, क्रोनिक सपोरेटिव ऑटिटिस मीडिया, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना। यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीसॉम है वो क्या करता है, मतलब कान से पस निकलना, ब्लड आना, ठीक है, वाटरिंग होने लगती है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं आपकी, इसमें आती हैं। फिर एक सेंट्रल हियरिंग लॉस आता है, ठीक है, ये अलग से है, ठीक है, सेंट्रल हियरिंग लॉस है। वहां पे क्या होता है, इज ड्यू टू द डैमेज या मेल फॉर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ न्यूरल पाथवेज, जो न्यूरल पाथवेज हैं, ठीक है, एंड द हियरिंग सेंटर इन द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में जो भी हियरिंग सेंटर्स है, न्यूरल पाथवेज है, वहां पे डैमेज होने की वजह से ये सारी चीजें होती है। दिस चाइल्ड में हियर बट हैज अ डिफिकल्टी, क्योंकि उसको मतलब ब्रेन के की तरफ जो है, ठीक है, न्यूरल ब्रेन की तरफ जो रास्ते हैं, ठीक है, वहां पे उनको डैमेज आता है, जिसकी वजह से वो चीजों को सुन तो सकता है बट उसको वो समझ नहीं पाता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये लर्निंग डिसेबल्ड भी कहा जा सकता है, या फिर ये स्लो लर्नर्स भी हो सकते हैं जिन्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट्स के, चाइल्ड क्या करेगा, आपसे बार बार रिपीट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, जब भी आप उससे कुछ पूछोगे तो डिले उसका रिस्पॉन्स होगा, देर में उसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो कोशिश करेगा आपकी लिप्स पे फोकस करने के लिए, आपको सुनने के लिए फोकस करेगा, ठीक है, अपने फेलो जो स्टूडेंट्स हो गए उनके उनसे नोट्स को कॉपी करने की कोशिश करेगा, है ना, हमेशा कान में अपने दर्द बताएगा, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको नहीं फॉलो करेगा। तो ये वाली सारी चीजें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप लोग रीड करिएगा, ये मैंने करा दिया आप लोग को, मुझे याद है उसका, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल में कितना है आपका -10 to 50, ठीक है, मिनिमल में कितना 16 से 25, माइल्ड में 26 से 40, मॉडरेट में 41 से 55, मॉडरेटली सीवियर जो होते हैं 56 से 70, और सीवियर जो होते हैं आपके ये, और प्रोफाउंड बिल्कुल ये हो जाते हैं। उसके अलावा जो डीफ है और हार्ड ऑफ हियरिंग, दो क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है, डीफ से क्वेश्चन आया हुआ है और हार्ड ऑफ हियरिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डीफ का मतलब क्या होता है, अ पर्सन, ठीक है, जो आपका आरपीडब्ल्यू है, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी है 2016, ठीक है, उसने कितनी तरह की डिसेबिलिटीज के बारे में बात की है, 21 डिसेबिलिटीज को दिया है, और पीडब्ल्यूडी ने कितनी डिसेबिलिटीज को दी है, 7 डिसेबिलिटीज को दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यू 2016, जो डीफ का मतलब है अ पर्सन हैविंग 70 डेसिबल, ठीक है, 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ द ईयर्स, ठीक है, 70 डेसिबल होगा तो वो डीफ है। हार्ड ऑफ हियरिंग में 60 से 70 के बीच में, ठीक है, कितना 60 से 70 के बीच में होगा तो वो आपका हार्ड ऑफ हियरिंग है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा एक चीज पहले यहाँ पे देख लो, क्लासिफिकेशन मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, ठीक है, वैसे तो ये बाद में मुझे दिखाना था, एक मिनट को, ये देख लो क्लासिफिकेशन, और अपने कॉपी में बना लेना क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। ये जो आरपीडब्ल्यू है, ठीक है, उसने 2016, ठीक है, वहां पे उसने जो डिसेबिलिटीज थी उसको क्लासिफाई कर दिया। फिजिकल डिसेबिलिटी को उसने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्लासिफाई किया, ठीक, उसके बाद डिसेबिलिटी जो कॉज होती है ड्यू टू द क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या फिर ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, इनको भी इसने किया। एक मिनट को, मैं एक चीज लिखना भूल गई हूँ क्या, गिव मी अ सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लूंगी मैंने। जस्ट सेकेंड, मैंने इंक्लूड तो सभी कुछ चीज़ें की थी बट स्टिल मुझे लग रहा है एक चीज़ शायद मैं भूल गई यार, मैंने नहीं ऐड ऑन किया है। हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल डिजीज, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, नहीं ठीक है, सही है। एक बार चार्ट आप लोग भी देखना, कहीं मिल जाए आप लोग को देखना, वैसे तो ये सही है, सही बनाया है। ठीक है,
यही है, ठीक है। RPW जो है आपका 2016, ठीक है, जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज हो गई, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई, है ना, और क्या हो गई आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो गई, ठीक है। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी को बात करते हैं तो वहां पे लोकोमोटर, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है आपकी, ठीक है। फिर आता है विजुअल इम्पेयरमेंट, फिर आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। देखो डीफ के बारे में पढ़ा है यहाँ पे हम लोगों ने 70 डेसिबल, ठीक है, यही तो पढ़ा था, ठीक। फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये भी अभी हम लोग को पढ़ेंगे, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन आते हैं, आगे हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे। जितनी चीजें यहाँ पे स्लाइड में आपको ये फिगर में दिख रही हैं, ठीक है, ये अभी हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। सेरेब्रल पैलिसी क्या होती है, डॉर्फिज्म क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होती है, एसिड अटैक क्या होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट अभी हम लोग पढ़ने ही जा रहे हैं, और लो विजन। तो ये सब किस में आती है, फिजिकल में आती है। फिर इंटेलेक्चुअल में क्या क्या आती है आपकी स्पेसिफिक जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जितनी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। दो तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में ही आपकी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया, अफेजिया, ये सारी चीजें आती हैं। फिर इसमें ऑटिज्म आता है, ये लर्निंग, इसे हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी बोल देते हैं, बट ये होती नहीं है, ये एक अलग तरह की डिसेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिर मेंटल बिहेवियर एंड मेंटल इलनेस, ठीक है, मेंटल बिहेवियर मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है डिसेबिलिटी इज कॉज बाय ड्यू टू द क्रॉनिकल, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है उसकी वजह से कौन कौन सी डिसेबिलिटी आती हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आती है, पार्किंसन डिजीज आती है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। और ब्लड डिजीज जो डिसऑर्डर होता है उनकी वजह से हेमोफीलिया होता है, थैलेसीमिया होता है, और सिकल डिजीज होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल डिजीज भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में चार्ट यहीं पे बना लेना, ठीक है, मैंने पीछे यहाँ पे बनाया, बट आप लोग यहीं पे इसको बना लेना। जब हियरिंग इम्पेयरमेंट था, RPW का जो हम लोग ने पढ़ा था डिसेबिलिटी वाली चीज, वहीं पे इस चार्ट को आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया इसको, मैंने पीछे बनाया था इसको, ठीक है। आ जाओ अपनी वाली स्लाइड पे। ये हो गया, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, ये फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। फिर आते हैं हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट। कहने का मतलब क्या है, जो टर्म है विजुअल इम्पेयरमेंट इज यूज्ड टू रिफर टू नॉट ओनली दोज who are blind but also those who have low vision। मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ही लोग जो आते हैं इसके अंदर जो ब्लाइंड है, जो पूरी तरीके से अंधे हैं, नहीं, जिनको दिखने में भी कमी होती है, जिनका लो विजन होता है, वो भी आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर ही आते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो बच्चे जिनको लो विजन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिनको लो विजन का प्रॉब्लम होता है, वो कैसे होते हैं, विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं। विजुअली चैलेंज बच्चे कौन से होते हैं, जिनको लो विजन का प्रॉब्लम होता है। विजुअल इम्पेयरमेंट इज नोन एज द विजन इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट जो इम्पेयरमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, विजन इम्पेयरमेंट बोला जाता है। विजन इम्पेयरमेंट मे कॉज द इंडिविजुअल डिफिकल्टीज विद नॉर्मल डेली टास्क हो गया, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब विजन इम्पेयरमेंट अगर आपको दिखने में दिखना नहीं दिख रहा है तो आपके जो डेली एक्टिविटीज हैं उसको करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। लो विजन क्या है, ये एक फंक्शनल डेफिनेशन है विजुअल इम्पेयरमेंट की, ठीक है, दैट इज क्रॉनिक, ठीक है, अनकरेक्टेबल है विद ट्रीटमेंट और करेक्टेबल, ठीक है। मतलब इसको जो लेंसेज वगैरह होते हैं उससे ठीक करते हैं। एज सच लो विजन कैन बी यूज्ड एज अ डिसेबिलिटी मैट्रिक एंड वेरीज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, इन्वायरमेंटल डिमांड, एकोमोडेशन एंड एक्सेस टू सर्विस। जो ये लो विजन है वो डिसेबिलिटी की मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, एक तरीके की, ये आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी में ही आता है, जिसमें ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, ये वेरी करता है। अमेरिकन जो एकेडमी है ओपैथोमोलॉजी, उसने डिफाइन किया है विजुअल इम्पेयरमेंट को एज द बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट करेक्टेड जो विजुअल एक्यूटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 20/40 होनी चाहिए इन द बेटर आई, ठीक है। मतलब जो विजुअल एक्यूटी होनी चाहिए नॉर्मल आई के लिए वो कितनी 20 से 40 से कम की होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रेजेंटिंग एक्टिविटी लेस देन 6/12, ठीक है, इन द बेटर आइज। 20/40 किसने बोला है, आपका अमेरिकन एकेडमी ने, और 6/12 किसने बोला है, आपका WHO ने बोला है। द टर्म ब्लाइंडनेस, ये जो ब्लाइंडनेस टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट विजन लॉस।
कंप्लीट विजन लॉस हो जाना, ये होता है ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस रिफर्स टू अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द, मतलब ब्लाइंडनेस कब होता है, कंप्लीट विजन लॉस हम कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है लो विजन जिसमें उसको मतलब दिखने में कम दिखाई देता है, एक होता है ब्लाइंडनेस जहां पे पूरी तरीके से उसका विजन गायब हो जाता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे हम बोलते हैं यहाँ पे कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो गई है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। ठीक है, विजुअल एक्यूबिलिटी नॉट एक्सीडिंग 6/60 और 20/200, ये कहाँ पे आया है, ये जो है ये स्नेल एक चार्ट होता है विजुअल इंपेयरमेंट में। ठीक है, बेटर आई के लिए। ठीक है, जहाँ पे इसका कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6/60 या फिर 20/200। लिमिटेशन होती है, मतलब जो एंगल जो सबस्टेंड किया जा रहा है वो कितना होता है आपका 20 डिग्री या फिर उससे भी ज्यादा खराब। फॉर डिसाइडिंग ब्लाइंडनेस विजुअल एक्यूबिलिटी एंड फील्ड ऑफ विजन आर कंसिडर्ड, मतलब हमें ब्लाइंडनेस को अगर डिसाइड करना है तो विजुअल एक्यूबिलिटी कितनी है और फील्ड ऑफ विजन, उन दोनों को कंसिडर किया जाता है ब्लाइंडनेस को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो विजुअल एक्यूबिलिटी है प्लस उसके अलावा जो फील्ड ऑफ विजन है, दोनों को कंसिडर करते हैं, फिर हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये पर्सन इज ब्लाइंड। ठीक है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, कुछ क्लासिफिकेशन में यूज किया, जो व्हेन द विजन इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल ग्लासेस करेक्शन, जिसका करेक्शन किया जा सकता है 20 to 30 to 20 to 60 इज कंसिडर्ड विद अ माइल्ड विजन लॉस। ठीक है, ये कैसा होता है, माइल्ड विजन। सिर्फ आपको यही जो लिखा हुआ इतना ही याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, नियर नॉर्मल विजन होता है। 20 to 70 to 20 to 160 इसे क्या बोलते हैं, मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट बोलते हैं। ठीक है, मॉडरेट लो विजन होता है यहाँ पे। फिर 20/200 to 20/400 इसे सीवियर विजुअल इंपेयरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी स्नेल चार्ट में आप लोगों ने यहाँ पे देखा लिखा होगा 20/200, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, is severe or severe low vision. In the United States, person with 20/200 in the better eyes considered is legally blind. ठीक है, यही कंडीशन था कि इससे अगर ये आपका डेटा 20/200 है तो क्या है, वो लीगली ब्लाइंड है, ये कंडीशंस है। ठीक है, 20/500 to 20/1000, ठीक है, इस कंसिडर प्रोफाउंड विजुअल इंपेयरमेंट, ये क्या है, प्रोफाउंड या फिर प्रोफाउंड लो विजन। लेस देन 20/1000, ठीक है, 20/1000 से अगर कम है तो क्या है आपका, नियर टोटल विजुअल इंपेयरमेंट है या फिर नियर टोटल ब्लाइंडनेस है। नो लाइट परसेप्शन इज कंसिडर्ड टोटल विजुअल इंपेयरमेंट और या फिर टोटल ब्लाइंडनेस के लिए। तो ये आपको ये जो डेटा लिखा है इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में होना चाहिए। जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है डिजीज का, उसने क्लासिफाई किया है विजन इंपेयरमेंट को दो ग्रुप्स में, एक डिस्टेंस विजन इंपेयरमेंट है, एक नियर विजन इंपेयरमेंट है। ठीक है, अगर डिस्टेंस विजन इंपेयरमेंट की हम बात करते हैं तो माइल्ड, ठीक है, प्रेजेंटिंग विजुअल एक्यूबिलिटी कितनी वॉज देन 6/12। ठीक है, ये कैसा है, माइल्ड है, 6/12 है तो माइल्ड है। मॉडरेट की अगर हम बात करें 6/18 होगा, सीवियर की अगर बात करें 6/60 होगा, ब्लाइंडनेस कब हो जाएगा, 3/60। ठीक है, तो ऐसे अपनी कॉपी में ऐसे ही चार्ट अपनी कॉपी में बनाना। ठीक है, डिस्टेंस के लिए, नियर के लिए कितना हो जाएगा, वॉज देन NS6 और M 0.08 है, ये ध्यान देना। ठीक है, 0.08 विद द एग्जिस्टिंग करेक्शन। द अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ द ब्लाइंड 1961 डिफाइंस ब्लाइंड इंडिविजुअल, जो ब्लाइंड इंडिविजुअल हैं, अभी ये चीज मैंने आपको आगे यहाँ पे बताई है। ठीक है, दोज हुज विजुअल एक्यूबिलिटी इज 2/2000, ठीक है, या फिर उससे भी लेस। ठीक है, फिर दोज हु जिनका जो एंगल ऑफ डिग्री है वो कितना है, 20 है। ठीक है, वो पार्शली, ये तो उसके लिए था जो ब्लाइंड है। ठीक है, फाउंडेशन डिफाइन ब्लाइंड इंडिविजुअल के लिए कंडीशन है। जो पार्शली साइटेड है, ठीक है, पार्शली साइटेड है, उनका क्या है, कितना विजुअल एक्यूबिलिटी है, 20/200 से 20/70। ठीक है, दोज नीड आइदर टेम्परेरी और परमानेंट स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज, इनको टेम्परेरी या फिर परमानेंट स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटी दी जाती है। पार्शली साइटेड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव सम रिमेनिंग यूजफुल विजन and can use print and other visual material as a part of the educational program, जिनके लिए बड़े बड़े से प्रिंट बनाए जाते हैं, बड़ा बड़ा सा गोला बना करके या कुछ बड़े बड़े वर्ड से उनको पढ़ाया जाता है, तो वो कैसे होते हैं, पार्शली साइटेड होते हैं। और जो एजुकेशनली ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे होते हैं, दोज हुज विजन लॉस इंडिकेट दैट दे शुड बी एजुकेटेड चीफली थ्रू द ब्रेली, मतलब जिनको ब्रेली या फिर तुम्हारे आपके जो भी
असिस्टिव जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका यूज करके जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऑडिटरी मटेरियल का यूज करके जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है वो कैसे होते हैं, एजुकेशनली ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये लर्न नहीं करनी पड़ेगी आपको। द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो पर्सन है PWD, ठीक है, ये पढ़ा था PW आपका 1995, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। उसने डिफाइन किया है ब्लाइंडनेस को एज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सबने अपना अलग अलग दिया है तो मैंने अलग अलग करके सबका डाल दिया है, ठीक है। टोटल एब्सेंस ऑफ साइट हो जाए, ठीक है, विजुअल एक्टिविटीज नॉट लेस देन इतना, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग देन इतना, लिमिटेशन होना चाहिए 20 डिग्री का, ठीक है। वही चीजें घुमा फिरा के बोली लेकिन सबने अलग अलग अपने तरीके से बोली। तो ये जो डेटाज हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, है ना, सॉरी जो विजुअली इंपेयरमेंट होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें, क्या करेंगे, ब्लिंक आइज फ्रीक्वेंटली, जिनको भी दिखने में दिक्कत होती है तो क्या करते हैं, आंखों को बार बार ब्लिंक करते हैं, अपनी आंखों को रब करना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लेन करते हैं हेडेक करने की, हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है बार बार, ठीक है। अपने फ्रेंड्स से आस्क हिज फ्रेंड्स टू रीड अलाउड व्हेन टेकिंग नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, मतलब अपने दोस्त से बोलते हैं कि थोड़ा सा तुम रीड करके बता दो, उनकी आंखों से पानी आया करता है, ठीक है। और गलत जो मूवमेंट होता है उनका, ठीक है, जैसे जब वो चलते हैं तो गलत पैर इधर उधर रखते हैं, ठीक है, फॉल्स स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, जो भी जो थिंग्स होती हैं उनको लोकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हर चीज को हाथ से पकड़ करके अपने आंख के पास ले जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों को चश्मा वगैरह लगा होता है या फिर आंखों से दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनको क्या होता है, हर चीज को अपने पास, आंखों के पास बिल्कुल ले जाकर के देखते हैं। मोबाइल फोन को भी देख रहे होते हैं तो बिल्कुल आंखों में ऐसे गड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि विजुअल इंपेयरमेंट की, ठीक है। वो बच्चे कैसे हैं, विजुअली चैलेंज्ड है, ठीक है, वो बच्चे कैसे हैं आपकी, विजुअली चैलेंज्ड है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, समझ रहे हो, ये RPW जो था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये चल रहा है। स्पीच जो डिसऑर्डर होता है इज अ कंडीशन in which a person has a problem creating or forming the speech sound। मतलब ये जो स्पीच साउंड होते हैं उसको वो क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं, मतलब साउंड्स को ऐसे बोल सकते हो, जब वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, है ना, जब वो बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, वो शब्दों को अपने मिला ही नहीं पाते हैं, स्पीच को कंप्लीट नहीं, उनके जो पूरा सेंटेंस होता है उसको कंप्लीट करके वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिंग और फॉर्मिंग द स्पीच साउंड नीडेड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, ठीक है। जब हम साउंड्स को, स्पीच को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तभी तो हम कम्युनिकेट कर पाते, तो ये वाली चीज करने में उनको दिक्कत आती है, ठीक है। दिस कैन मेक द चाइल्ड स्पीच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से उसको स्पीच मतलब बोलने में दिक्कत आती है। जो कॉमन स्पीच डिसऑर्डर्स हैं वो कौन से हैं आपके, वो है आपका आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिसफ्लुएंसी एंड वॉइस डिसऑर्डर्स, ठीक है। स्पीच डिसऑर्डर आर डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज डिसऑर्डर। ये जो स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर क्या हो गया, जहां पे अ पर्सन हैज अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड फॉर्मिंग द स्पीच साउंड, स्पीच साउंड्स को उसको क्रिएट करने में या फिर फॉर्म करने में दिक्कत आ रही है। अगर हम लैंग्वेज में बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर रिफर टू द समवन हैविंग डिफिकल्टी इन गेटिंग देयर मीनिंग और मैसेज अक्रॉस द अदर्स। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, जब कोई बोल रहा है तो उसको समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब जो भी लैंग्वेज में जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा है, ठीक है, और मुझे लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो वो जो कुछ भी बोलता जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वर्ड्स बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, उस मैसेज की मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। और जब हमें स्पीच को मतलब जब हम वो करते हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, जब फॉर्म करते हैं स्पीच साउंड्स को या फिर क्रिएट करते हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, जब वहां पे दिक्कत आती है तो वो स्पीच डिसऑर्डर है। जब कोई बोल रहा होता है उसकी मीनिंग को समझ पाने में हमें दिक्कत होती है, जो भी लैंग्वेज है उसको समझ पाने में दिक्कत होती है, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है, तो ये होता है हमारा लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 डिफाइन स्पीच डिसेबिलिटी, ठीक है। उसने स्पीच डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया है, as a permanent disability arising out of condition such as a largiotomy, है ना,
or aphasia affecting one or more component of speech and language due to the organic or neurological causes. फिर उसके बाद ये the Individual with Disability Education Act defines the term speech or language impairment as a communication disorder. इसने क्या बोला, ये communication disorder है, ठीक है, such as stuttering, impaired articulation, language impairment, ये सारी चीजें, और a voice impairment that adversely affect करती है educational performance को. जो RPW है 2016 और जो IDEA है, ठीक है, इसका ईयर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, पूछा गया हुआ है इसका ईयर, ठीक है, इसका ईयर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा किस ईयर में आया था ये. द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट किस ईयर में आया था, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है आप लोग को. द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसने स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी को डिफाइन किया है एज अ परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है, एक परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशन, ठीक है, सच एज किस कंडीशन से, लार्गेटोमी या फिर अफेजिया, जहां पे एक से दो कंपोनेंट को हमें कनेक्ट करने में या फिर इस लैंग्वेज को कनेक्ट करने में दिक्कत आती है, ये वाली सारी चीजें, ठीक है. अब स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं स्पीच में, अगर हम बात करें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, पहला आता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, फिर आता है आपका वॉइस डिसऑर्डर, ठीक है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर या फिर फ्लुएंसी डिसऑर्डर, ठीक है. आर्टिकुलेशन में क्या होता है, एडिशन होता है, ओमिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, ये वाली सारी चीजें वहां पे आर्टिकुलेशन में आती हैं, ठीक. वॉइस में क्या होता है, रेजोनेंस, मतलब एक दूसरे के साथ शब्दों को मिलाने लगता है, ठीक है, रेजोनेंस कर लेता है, फोनेटेशन साउंड से रिलेटेड होता है ये, ठीक है. स्टटरिंग, स्टटरिंग मतलब कह सकते हो जहां पे वो हकलाना शुरू कर देता है. क्लटरिंग, सॉरी, स्टटरिंग का मतलब होता है, एक मिनट, गूंज, हाँ ठीक है, स्टटरिंग का मतलब होता है, एक मैंने शायद छोड़ दिया है क्या, स्टटरिंग का मतलब होता है आपका हकलाना, ठीक है, और क्लटरिंग का मतलब क्या होता है आपका अव्यवस्थित, ठीक है. तो ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है जिसमें जब कभी कभी होता नहीं, हम लोग मान लो इंग्लिश वगैरह किसी को बोलने में दिक्कत हो रही, तो बोलते बोलते मतलब बोलना तो फ्लुएंट चाह रहा लेकिन बोलते बोलते हकलाने लगा, ठीक है, तो ये सब स्टटरिंग हो जाती है, ये कॉमन है आपका, ठीक है. वॉइस में रेजोनेंस करने लगता है, सिमिलर मतलब एक रेजोनेट करने लगता है, साउंड से रिलेटेड आता है. आर्टिकुलेशन में क्या होता है, एडिशन और ओमिशन, मतलब एडिशन मतलब कई सारे एक में वॉज, सॉ, ऐसे करके, रॉ, ऐसे वर्ड्स को करने लगता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने लगता है, तोड़ने मड़ोड़ने लगता है, ये वाली सारी चीजें. फिर आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर, जहां पे क्या होता है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जहां पे गेटिंग देयर मीनिंग और मैसेज अक्रॉस द अदर, जहां पे वो कहाँ से जो मैसेज है वो कहाँ से मिल रहा है, दूसरे से मिल रहा है. फिर रिसेप्टिव लैंग्वेज जो होती है वहां पे अंडरस्टैंड करता है वो मैसेज को जो दूसरे से आ रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द अदर्स, ठीक है. क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपका विजुअल इंपेयरमेंट हो गया, ठीक है. जैसे यहाँ पे एक चीज और समझ लो, जब विजुअल सॉरी, ये स्पीच विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है, सॉरी, ठीक है. स्पीच इंपेयरमेंट में जब हम बात करते हैं तो इसमें आर्टिकुलेशन है, डिस्टॉर्टेशन, आर्टिकुलेशन जैसे है, ठीक है. आर्टिकुलेशन कहने का मतलब क्या है, वो क्या करता है, यहां पे इसको लिखो कैसे, यहां पे होता है करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, ये होता है. उसके बाद आता है आपका ओमिशन, ठीक है. ओमिशन कहने का मतलब क्या है, जैसे ओमिशन में क्या होगा, जैसे कूल लिखा है, ठीक है, वो क्या करेगा, ओमाइट करेगा, मतलब जो भी साउंड होते हैं ना उसको ओमाइट करने की कोशिश करेगा. स्पीच में साउंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं आपके, इसमें लैंग्वेज मीनिंग से या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आता है आपका, ठीक है. ओमिशन में क्या है, वो ओमाइट करने की कोशिश करेगा, मतलब जैसे कहते नहीं, मतलब एक जैसे कूल लिखा है ना, जैसे कूल है स्कूल्स के लिए, ठीक है, कूल लिखेगा फॉर स्कूल, उसे लिखना क्या था, कूल. समझ रहे हो इस चीज को, रुको मैं इसको यहाँ पे ऐसा समझा रही हूँ, सही से समझना है इसको.
इसको लिखना था स्कूल, बट वो लिखेगा क्या, कूल। ये चीज है। तो ये क्या कर रहा है, ओमाइट कर रहा है, ठीक है, कुछ शब्दों, कुछ ध्वनि को, ठीक है। स्कूल बोल तो रहा है लेकिन लिख क्या रहा है, वो कूल लिख रहा है, ठीक है, ये चीज है। फिर आता है पोस्ट, पोस्ट को क्या लिखेगा, पोस्ट को पॉज, ठीक है, पोस्ट को पॉज, ठीक। एडिशन कहने का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा साउंड्स को ऐड कर देगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा साउंड्स को ऐड कर, जैसे बच्चों को बुलवाना होता है ब्राउन, तो वो क्या बोल रहे हैं, ब्राउन, ठीक है, उनको बोलना क्या है, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन, वो क्या बोलेंगे, ब्राउन, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा साउंड्स को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, क्लियर है। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, वन मतलब दूसरे साउंड्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ पे, लाइक दोज के लिए डोज, ठीक है, उसने क्या किया, दूसरे साउंड्स को सब्स्टिट्यूटिंग अदर साउंड्स, ये होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। फिर आता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कहने का मतलब क्या है, जोड़बंदी, मतलब वो क्या करेगा, सॉरी, डिस्टॉर्शन मतलब वो होगा, मतलब वो जैसे इनकरेक्ट चीजें नहीं होती हैं, वो चीजें हो जाएंगी, जो भी साउंड है, मतलब जो भी साउंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, जो भी साउंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है वो इनकरेक्ट होती हैं, वो डिस्टॉर्शंस में आ जाती हैं आपकी, ठीक है। और इसमें फोनेटेशन हो गया। क्लटरिंग, क्लटरिंग कहने का मतलब क्या है, रैपिड स्पीच होगी यहाँ पे, रैपिड स्पीच होगी, ठीक है, विद एक्स्ट्रा साउंड्स, ठीक है, कुछ साउंड्स मतलब बहुत तेजी से बोलेगा और कुछ एक्स्ट्रा साउंड्स को भी बोल देगा, और कुछ वहां पे हो सकता है गलत सलत भी बोल दे, मिस प्रोनाउंस भी कर दे, तो ये वाली सारी चीजें होती हैं। स्टटरिंग का मतलब क्या है, रैपिड फायर रिपीटिशन, ठीक है, रैपिड फायर रिपीटिशंस। रैपिड फायर यहाँ पे क्या होंगे, रिपीटिशंस होंगे कॉन्सोनेंट का और वोवेल्स का, ठीक है, तो ये स्टटरिंग हो जाएगा, क्लियर है। एक्सप्रेसिव आपने पीछे लिखा हुआ है, रिसेप्टिव भी लिखा हुआ है, वॉइस डिसऑर्डर बता दिया है इसमें, ठीक है, तो ये चीजें उम्मीद करती हूँ ये चीजें आप लोग को याद रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें जो थी आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट वाली, ये कवर हो गई आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, किस पे आएंगे हम लोग, नेक्स्ट आएंगे न्यूरोलॉजिकल, सॉरी जो न्यूरो डेवलपमेंट, जो डिसेबिलिटी है उस पे आएंगे, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंट जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर आर द मल्टीफिसेटेड कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इम्पेयरमेंट। यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, कॉग्निशन में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, बिहेवियर में होता है, मोटर स्किल्स में होता है, और ये सब किसकी वजह से होता है, एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से। तो न्यूरो डेवलपमेंट जो है वो आपकी ब्रेन से रिलेटेड है। यहाँ पे तीन तरह के न्यूरो डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है मेंटल रिटार्डेशन, जिसे अभी हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, और फिर होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इन सबको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। अब जो चिल्ड्रंस हैं विद डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, उनका क्या है, उनका ये है अकॉर्डिंग टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, उसने जो मेंटल रिटार्डेशन है उसको क्या बोला, उसको कैसे डिफाइन किया है, कंडीशन ऑफ अ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ माइंड of a person which is specially characterized by subnormality of intelligence. The term mental intelligence was used for describing apparently unusual people who are relatively much slower at learning and in their conduct of डे टू डे एक्टिविटीज। जो मेंटल रिटार्डेशन है उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो लोग जो बहुत धीमे काम करते हैं, ठीक है, अगर हम दूसरे मेंबर से उसको नॉर्मल पीपल से अगर इसको हम कंपेयर करें, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी एक्टिविटीज के साथ ये थोड़ा कैसा होगा, स्लोअर होगा, धीरे काम करेगा, ठीक है। तो और उसको जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी धीरे धीरे वो उसको करेगा, ठीक है। तो
इन लोगों का कंपैरिजन ये थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन बोल रहा है। मेंटल जो पीडब्ल्यूडी है उसके अकॉर्डिंग मेंटल रिटार्डेशन को डिफाइन किया गया है कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, ठीक है, अरेस्टेड या फिर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता माइंड का, ठीक है। अब कुछ इनकी कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे जब हम बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन में, ठीक है। टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो इसकी मेंटल रिटार्डेशन की, जिसमें माइल्ड रिटार्डेशन है, मॉडरेट रिटार्डेशन है, क्वेश्चन आए हुए इसके, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ जितनी चीजें मैं बता रही हूँ उसमें सिर्फ इतना याद रखो। अगर हम बात करते हैं माइल्ड रिटार्डेशन की, ठीक है, तो आईक्यू का जो रेंज रहेगा वो कितना रहेगा, 50 to 75 रहेगा, ठीक है। दे कैन ऑफन एक्वायर एकेडमिक स्किल अप टू द 6, इनको एकेडमिक स्किल्स होती है इनकी अप टू द 6 लेवल, ठीक है। दे कैन बिकम वेरी सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ठीक है, यही सब इसके की पॉइंट है, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली रह पाते हैं, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। मॉडरेट जब बात करते हैं तो मॉडरेट जो होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है, आईक्यू की बात की जा रही, ध्यान रखना, 35 से 55 के बीच में होते हैं। दे कैन कैरी आउट वर्क एंड सेल्फ केयर टास्क, ये सेल्फ केयर टास्क भी कर सकते हैं विद अ मॉडरेट सुपरविजन के साथ, ठीक है। दे टिपिकली एक्वायर कम्युनिकेशन स्किल्स इन चाइल्डहुड and are able to live function successfully within a community in a supervised environment such as a group home। मतलब अगर इनको सुपरवाइज किया जाए, प्रॉपर इनका सुपरविजन किया जाए, ठीक है, तो इनके अंदर ये स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है और सक्सेसफुली ये रह सकते हैं। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन कितने होते हैं आपके यहाँ पे जो होते हैं वो 20 से 40 के बीच में इनका आईक्यू रेंज होता है, ठीक है। दे में मास्टर वेरी बेसिक सेल्फ केयर, master very basic self-care and some communication skill, mainly many severe retarded individual are able to live in a group home, ठीक है। प्रोफाउंड में क्या होता है, आपका स्कोर कितना होता है, 20 से 25 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सेल्फ केयर आता है, कम्युनिकेशन आता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड ट्रेनिंग मिलती है। देयर रिटार्डेशन इज ऑफन कॉज्ड बाय कंपेनिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सिर्फ इसमें यहाँ पे इतना ही याद रखो, ठीक है, प्रोफाउंड में इतना होता है आपका, ठीक है, याद रहेगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रही हूँ। अगर हम मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं, सुनना सही से, अगर हम मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनका आईक्यू होता है, ठीक है, अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ, इनका जो आईक्यू होता है वो कितना होता है आपका, इन लोगों का जो आईक्यू होता है वो 50 से 70 के बीच में होता है, 50 से 70 या फिर 75, ठीक है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन ये मान के चलना 50 से 70 या फिर 75 के ये बीच में होता है, ठीक है। ये जो पर्सन्स होते हैं फिजिकली, ये जो माइंड मेंटल वाले होते हैं ये फिजिकली आपको डिसेबल नहीं दिखाई देंगे। जैसे कल जब मैं पढ़ा रही थी आपको, इससे पहले की जो वीडियो है वहां पे मैंने अपने स्कूल का ही एग्जांपल दिया था, एक बच्चे का जो मेंटली रिटार्डेड था, फिजिकली वो बिल्कुल फिट दिखता था, अच्छी हाइट थी, अच्छे दिखने में अच्छा था, सारी चीजें सही थी, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता था तब पता चलता था कि हाँ वो माइल्ड उसको मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है। अभी मुझे पता है, पहले मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है। तो ये होते हैं, ये कैसे होते हैं, फिजिकली आपके फिट होते हैं, मतलब फिजिकली इनकी डिसेबिलिटी दिखाई नहीं देती, ये कहने का मतलब है फिजिकली इनकी डिसेबिलिटी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, सोशली अडेप्ट भी कर पाते हैं, ठीक है, फंक्शन कर पाते हैं सोसाइटी में। मैथमेटिकल जो स्किल्स होती हैं, जो भी एकेडमिक स्किल्स होती हैं 6 लेवल तक ये कर पाते हैं। प्रैक्टिकल एबिलिटीज भी इनके अंदर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, ये वाली सारी चीजें। फिर आते हैं हम लोग मॉडरेट में, समझ रहे हो चीजों को, जो मैंने वर्ड्स बोले वो भी चाहो तो अपनी कॉपी में की पॉइंट से लिख सकते हो। फिर मॉडरेट में आते हैं जब आता है 35 से 55 के बीच में, ठीक है, 35 से 55 के बीच में आते हैं। इनके अंदर तो फिजिकली डिसेबिलिटी दिखाई नहीं देती थी फिजिकली, यहाँ पे कुछ फिजिकल इंडिकेशन हो सकते हैं, मतलब जैसे वो बैठा है एकदम से अपना सर घुमाने लगे, ठीक है, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, है ना। तो ये जब मॉडरेट में बात करते हैं तो दिख भी सकती हैं और नहीं भी दिख सकती हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल इंडिकेशंस हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, ठीक है।
ये भी सिंपल जो एक्टिविटीज होती है वो खुद से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको सुपरवाइज करना पड़ता है। यहाँ पे उनको सुपरविजन की, ये की पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सुपरविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनको सुपरवाइज करना पड़ता है इस कंडीशन में। यहाँ पे ये कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, सिंपल जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो सारी चीजें कर पाते हैं, रीड करना, टॉक करना, लिखना, है ना, ये वाली सारी चीजें कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको सुपरवाइज करना पड़ता है, तभी ये कम्युनिटी में रह पाते हैं, ठीक। फिर आते हैं हम लोग सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में। जब सीवियर में आते हैं 20 से 40 के बीच में, कहीं कहीं देखोगे तो 20 से 34 के बीच में भी लिखा होगा। ये जो यहाँ पे क्या होती है, मोटर जो कैपेबिलिटीज होती हैं, उसकी जो मोटर कैपेबिलिटीज होती है मूवमेंट वाली, ये प्रोमिनेंटली इम्पेयर्ड हो जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। जो इनकी जो मोटर कैपेबिलिटीज होती हैं ये प्रोमिनेंटली इम्पेयर्ड हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके कुछ लिमिटेड रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं, ठीक है। ये फिजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं, दौड़ना, भाग कूदना, ये सारी चीजों को नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत इनको टाइम लगता है उसको करने में, ठीक है। सेल्फ केयर के लिए भी इनको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ठीक है, मतलब इनको ध्यान देना पड़ता है ज्यादा का, इनको कंट्रोल करना पड़ता है, सोशल जो भी सेटिंग्स होती है वहां पे इनको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। किसी जब कम्युनिटी में इनको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, इन सबके लिए इनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। प्रोफाउंड में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाती है आपके 20 से 25 के बीच में, ठीक है, या फिर लेस देन 20 बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में इनको ज्यादा सुपरविजन की जरूरत होती है। यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, है ना, तो ये वाली सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज, यहाँ पे ये सेल्फ केयर एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे सेल्फ केयर एक्टिविटीज को कर तो सकते हैं, लेकिन डिलेड में, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इनको सीखने में, इनको ट्रेन करना पड़ता है। यहाँ पे ये सेल्फ केयर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज करने पड़ेगा। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट, माइल्ड में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंटली काम को ये लोग करते हैं, क्लियर है। तो ऐसे ही आप लोग को अपनी याद भी रखना है, याद रहेगा। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के। अगर हम मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो फेलियर टू मीट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसको, फेलियर टू मीट डेवलपमेंट माइलस्टोन सच एज सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। परसिस्टेंस ऑफ चाइल्डहुड चाइल्ड लाइक बिहेवियर, पॉसिबली डेमोन्स्ट्रेट इन स्पीकिंग स्टाइल और बाय फेलियर टू अंडरस्टैंड सोशल रूल्स, ये सारी चीजें। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, डिक्रीज लर्निंग एबिलिटी जो उनकी होती है डिक्रीज करती जाती है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, चीजों को याद रखने में दिक्कत होती है, इनएबिलिटी, मतलब उनकी जो एजुकेशनल डिमांड्स होती हैं, ठीक है, जो स्कूल्स रिक्वायर्ड बाय द स्कूल्स, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम इनकी ये जैसे ये जो थे आपके ये सिम्टम्स थे, ये क्या थे आपके सिम्टम्स थे, ठीक है। सिम्टम्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं, हमेशा आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम जब कॉज की बात करते हैं कि कौन कौन से कॉज होते हैं, ठीक है, कॉज में अगर मैं बात करूँ तो 3 होते हैं आपके। सबसे पहले आता है प्रीनेटल कॉज, ठीक है, फिर आता है एबनॉर्मल मैटरनल कॉज, फिर आता है ड्यूरिंग डिलीवरी। इसके दूसरे दूसरे नाम भी लिख लो, इस पेन से लिख दो। प्रीनेटल जो होता है आपका वो कैसे होता है आपका, एक मिनट रुको, यहाँ पे एक बार लिख लो इसको, प्रीनेटल, ठीक है, प्रीनेटल हो गया, यहाँ पे लिख लो पेरीनेटल, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पोस्टनेटल, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट थी खाली मैंने वही इतनी ही यहाँ पे लिखी है और इससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। जब हम लोग आते हैं प्री नेटल कॉज में, कॉज बिफोर बर्थ, ठीक है, प्री नेटल कॉज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोजोम, ये जितने भी नाम लिखे सब इंपॉर्टेंट है, जितने भी नाम यहाँ पे लिखे सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपका यूनिट 10 का भी आप लोग को लगेगा, लेकिन ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ये डाउन सिंड्रोम है, फ्रैगिल है, एक्स सिंड्रोम है, इससे क्वेश्चन आए हैं आपके। ये कैसा है, क्रोमोजोनल डिसऑर्डर होता है यहाँ पे,
ठीक है, जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम्स आते हैं, फ्रैगल एक्स सिंड्रोम आते हैं, प्रैडर विली सिंड्रोम आता है, क्लिनफेटर सिंड्रोम्स आते हैं, ये सारे सिंड्रोम्स आते हैं। फिर सिंगल जेन डिसऑर्डर्स आते हैं, यहाँ पे इनबॉर्न एरर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म में, लाइक गैलेक्टोसेमिया, फेनाइल कैटोन्यूरिया या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, म्यूका पॉली एशराइड्स या फिर टाइसैस डिजीजेस। न्यूरोकॉर्टिनिस सिंड्रोम्स में क्या क्या आता है आपका, ट्यूबरस स्क्लोरोसिस या फिर न्यूरोफाइबर मैटोसिस, ठीक है, नाम ही इतने बड़े से हैं तो थोड़ा सा आप लोग को इसके नोट सही से बनाने पड़ेंगे। डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम्स, यहाँ पे लॉरेंस मून बिल्ड सिंड्रोम्स आता है। ब्रेन मैलफॉर्मेशन, यहाँ पे माइक्रोसेफेली एंड हाइड्रोसेफलस, माइलो मेनिंगो, सिर्फ इसके नाम, इससे हम लोग को बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना, सिर्फ इतना नाम याद रखना है। फिर एबनॉर्मल मटेरियल मैटरनल इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंसेस होता है जहाँ पे डिफिशियंसीज उसको हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, उसको डिफिशियंसीज होती हैं, ठीक है। एक मिनट को, यहाँ पे मैंने पैरी है ना, ये मैंने अफेजिया का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या डिफिशियंसीज हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इसको डिफिशियंसीज होती हैं, जैसे आयोडीन की डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, सीवियर मेलन्यूट्रिशन हो गए। और कौन कौन से सब्सटेंस यूज होते हैं, अल्कोहल, निकोटाइन, कोकाकाइन। एक्सपोजर होता है हार्मफुल केमिकल्स का, यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स, हैवी मेटल्स, हार्मफुल ड्रग्स, ठीक है, ये सारी चीजों का। मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, रुबेला, अब ये इन्फेक्शन के नाम है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगलो वायरस इन्फेक्शन, साइफिलिस, एचआईवी। एक्सपोजर होता है रेडिएशन का, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंटीपैरेटम हेमोरेज हो सकता है, पैलेसेंटल डिस्फंक्शंस हो सकते हैं, मैटरनल डिजीज लाइक आपका जो डायबिटीज है या फिर हार्ट या किडनी अगर आपकी मदर को है तो वो चीज है। ड्यूरिंग डिलीवरी डिफिकल्टी और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, सीवियर प्री मेच्योरिटी, वेरी लो बर्थ वेट, ठीक है, बर्थ अस्फेजिया, बर्थ ट्रॉमा, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। न्यूनेटल पीरियड होता है यहाँ पे, जिसमें एक चीज कर लेना, ये शायद मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है, ये आप लोग सही कर लेना। अभी मैं सोच रही हूँ मैच क्यों नहीं कर रहा है, इसको ठीक कर लो। ये है आपका पेरी, है ना, ये है पेरीनेटल, ये है आपका पोस्ट, ठीक है, ये ठीक कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, ये प्री पेरी पोस्ट, हाँ सही है, ठीक। यहाँ पे न्यूनेटल पीरियड है, ठीक है, जहाँ पे स्पैटिसेमिया हो सकता है, जॉन्डाइस हो सकता है, हाइप्लोगेस ग्लासीमा हो सकता है, न्यूनेटल कॉन्क्लेजेंस हो सकता है, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जापानीज इंसेफेलिटिस हो सकती है, बैक्टीरियल मेनिंगिटिस हो सकती है, हेड ट्रॉमा हो सकता है ना, क्रॉनिक लेट एक्सपोजर हो सकता है, सीवियर प्रोलॉन्ज मेलन्यूट्रिशन, ग्रॉस अंडर स्टिमुलेशन। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अपनी कॉपी में लिखना, एक आध बार डेली का डेली 2-4 दिन तक पढ़ना, याद हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और वो इंडिविजुअल जिनको सीवियर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है, सीवियर एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है, आर ऑलमोस्ट ऑलवेज आइडेंटिफाइड एट बर्थ और शॉर्टली आफ्टरवर्ड, मतलब जिनको सीवियर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है उनको लगभग उनकी पहचान हमेशा जन्म या उसके आसपास में हो जाती है, मतलब तुरंत या तो जन्म के बाद हो गई या फिर जन्म के टाइम ही हो गई, तो इनको सीवियर या फिर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज इन्फेंट्स हैव अ सिग्निफिकेंट सेंट्रल नर्वस, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो कैसा होता है, डैमेज होता है। एक बार यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डैमेज है, ठीक है। एंड मैनी हैव एडिशनल डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ कंडीशन, और कई सारी इनको और डिसेबिलिटीज हो सकती है, फिर हेल्थ कंडीशन इनकी दिक्कत कर सकती है, तो ये वाली सारी चीजें। तो वो इंडिविजुअल जिनको सीवियर या फिर प्रोफाउंड
जो मेंटल रिटार्डेशन होता है तो वो कैसे, मतलब कब उनको बर्थ के समय ही ये चीज पहचान में आ जाती है, फिर जन्म के बाद पता चल जाता है, ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद पता चल जाता है, ठीक है। फिर आता है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक कार्य, ठीक है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग की अगर बात करें, डिफिशिएंट इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल विद मेंटल रिटार्डेशन। अब कौन कौन सी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में उनको दिक्कत आती है, पुअर मेमोरी होती है, ठीक है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में अगर बात करें, संज्ञानात्मक कार्य में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी डिफिकल्टी आती है, पुअर रिटेंशन होते हैं, पुअर मेमोरी होती है, स्लो लर्निंग रेट होते हैं, अटेंशन प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है चीजों को जनरलाइज करने के लिए जो वो लर्न कर रहे हैं, और लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। ये किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर आता है, ध्यान देना, ठीक है। फिर आता है आपका डिपेंडिंग ऑन द IQ ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। एक सेकेंड मैं चार्ज पे लगा दूं, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है मैसेज। आई डोंट नो अभी लगा नहीं है या नहीं लगा है। एक सेकेंड रुकना। हाँ आ गया। अब आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द IQ ऑफ द स्टूडेंट विल बी क्लासिफाइड अंडर वन ऑफ दीज लेवल्स। मतलब इनकी भी जब हम बात करते हैं इसकी मेंटल रिटार्डेशन में भी, तो इनकी भी जो इंटेलेक्चुअल, इनका जो IQ होता है, ठीक है, उनकी भी रेंज है। जब हम बात करते हैं IQ की 50 to 70, ठीक है, 50 and 70, तो कैसा होता है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उनको। कैसी डिसेबिलिटी होती है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं IQ आपका 35 से 40 या फिर 50 से 55, ठीक है, 35 भी हो सकता है, 35 से 40 भी हो, 40 भी हो सकता है, 50 से 55 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हर बुक में अलग अलग दे रखा हुआ है, इसलिए दोनों यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। सीवियर में क्या होता है आपका 20 से 25 या फिर 35 से 40 के बीच में होता है। प्रोफाउंड अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो IQ कितना होता है यहाँ पे, बिलो 20 या फिर बिलो 25, ऐसे, ठीक है, बिलो 20 या फिर बिलो 25। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ अडेप्टिव इनके बिहेवियर्स हैं, ठीक है, बिहेवियर स्किल्स हैं जिनका यूज किया जाता है जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है। तो कुछ स्किल्स का यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसमें आता है आपका कंसेप्चुअल स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये तीनों स्किल्स का याद रखना, प्रैक्टिकल स्किल्स, 3 तरीके के स्किल्स का यूज किया जाता है व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग द इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड। कंसेप्चुअल स्किल्स में आपकी रीडिंग्स आती हैं, नंबर्स आते हैं, मनी, टाइम, ये सारी चीजें आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई। इस सोशल स्किल्स में अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिंग, कैसे वो कोऑपरेट कर रहे हैं दूसरों के साथ, सोशल रूल्स एंड कस्टम्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ओबे करते हैं लॉज को या फिर नहीं करते हैं, है ना, ये वाली चीजें। प्रैक्टिकल में अगर बात करें, जो भी एक्टिविटीज, डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज होती है वो कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लाइक फीडिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, है ना, टेलीफोन्स को यूज करना, मनी को मैनेज करना, हाउस कीपिंग करना, ऑक्यूपेशनल स्किल्स कैसी हैं उनकी, नेविगेशनल स्किल्स कैसी हैं, तो ये वाली सारी चीजें, ठीक है। बेसिकली आपके यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अब ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, और कॉग्निटिव मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका भी आपको याद रखना है। अगर फिजिकल यहाँ पे बात करें इनका, जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो डेवलपमेंट होता है फिजिकल, वो बहुत धीरे रेट पे होता है, स्लो रेट पे होता है, धीरे धीरे होता है। उसके अलावा मर्सी बोल रही हूँ मैं, माइक्रोसेफली, ठीक है, माइक्रोसेफली, ये नाम याद रखना आपको, माइक्रोसेफली, ठीक है। फिर क्या, हाइड्रोसेफली, फिर डाउन सिंड्रोम, इससे क्वेश्चन आया है। फिर आपका आता है ये क्रेटिनिज्म, ठीक है, क्या आता है आपका, क्रीटिनिज्म, ठीक है,
क्रेटिनिज्म। माइक्रोसेफली की अगर हम बात करते हैं तो एबनॉर्मली यहाँ पे स्मॉल हेड होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल हेड होता है इस केस में, जब इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करते हैं। हाइड्रोसेफली में लार्ज हेड होता है, और क्या इसके अंदर फिल होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे फिल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, कौन सा लिक्विड यहाँ पे फिल्ड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है यहाँ पे। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, थिक फिंगर्स हो जाती हैं, मून जैसा चेहरा दिखाई देने लगता है उनका, सॉरी मून शेप की आईज हो जाती है, पूरी गोल गोल जैसे आंखें होती नहीं वैसी आंखें हो जाती हैं, छोटी नोज हो जाती है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, डॉफ लाइक, मतलब जो बौनापन होता है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोर्स होते हैं, थिक स्किन होती है, शॉर्ट होते हैं, स्टबी होते हैं, एक्सट्रीमिटीज, ये सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, थिक आईलिड्स होती हैं, स्लीपी अपीयरेंस होता है इनका, है ना। तो ये वाली चीज है, मतलब बौने जैसे लगने लगते हैं, खुरदरा या फिर मोटी चमड़ी होती है, छोटा मोटी पलकें होती हैं, हमेशा नींद में लगते हैं, ऐसी वाली चीजें। डाउन सिंड्रोम में क्या कहने का मतलब है, मोटी उंगलियां होती हैं, चंद्रमा की तरह उनका आंखें होती हैं, छोटी नाक होती है, खुला मुंह हो सकता है। हाइड्रोसेफली कहने का मतलब क्या है, उनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, बड़ा हेड होता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करके भरा होता है। माइक्रोसेफली में अगर हम बात करें तो छोटा हेड होता है। ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और कॉग्निटिव फंक्शनिंग में हम लोग ने देख लिया इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका कि मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, वही कॉग्निटिव हुई है सारी चीजें। पुअर जजमेंट होता है, ठीक है, रीजनिंग भी नहीं कर पाते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सोचने का उनका जो स्किल होता है, पुअर लिसनिंग स्किल्स होती है, थिंकिंग स्किल्स होती है, पुअर होते हैं चीजों को एब्स्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो वहां पे पुअर होते हैं, मेमोरी को पुअर मेमोरी होती है, ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं, क्रिएटिविटी कम होती है, मोटिवेशन नहीं होता है, क्लैरिटी की एब्सेंस होती है ना, और आई और हैंड में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ठीक है, पुअर होता है। ठीक है, तो ये आपको ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बट यहाँ से एप्लीकेशन में क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अब आते हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, कौन कौन से बच्चे हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। लर्निंग डिसेबिलिटी पे आ जाओ। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ड्यू टू जेनेटिक एंड न्यूरोबायोलॉजिकल ऑर्डर। ये कैसे होते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं या फिर न्यूरोबायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है वो अल्टर करती है। ठीक है, ब्रेन की फंक्शनिंग क्या करती है, अल्टर करती है इन अ मैनर विच अफेक्ट वन और मोर कॉग्निटिव प्रोसेस लर्निंग टू रिलेटेड। मतलब ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को ब्रेन की फंक्शनिंग में दिक्कत करता है। ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब ये अल्टर करता है हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को कुछ इस तरीके से, जैसे कई सारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रही है उसमें से कुछ ना कुछ उससे इफेक्ट हो जाती हैं उस फंक्शनिंग की वजह से। जिसके जैसे ब्रेन जब फंक्शन कर रहा होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, कुछ वहां पे इम्बैलेंस हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, जिससे हमारी कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस हैं वो सही से नहीं चल पाती, जो हमारी फिर उसके बाद हमारी लर्निंग को वो इफेक्ट करती हैं। दीज प्रोसेसिंग जो प्रॉब्लम कैन इंटरफेयर विद लर्निंग। अब ये जो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं, कॉग्निटिव जो प्रोसेस हैं जो हम इसको ये जो इफेक्ट होंगी, ठीक है, वो उसकी वजह से कुछ बेसिक स्किल्स है वो हार्म हो सकती हैं, लाइक आपकी रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गया, मैथ स्किल्स हो गई, ये सारी चीजें। दे कैन ऑल्सो इंटरफेयर विद द हायर लेवल स्किल्स। इसके अलावा ये हायर जो लेवल स्किल्स हैं उसको भी इंटरफेयर कर सकती, इंटरप्ट कर सकती है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन करना, टाइम प्लानिंग करना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अटेंशन जो होता है उसको करना। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट लर्निंग डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक एंड कैन इम्पैक्ट रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड इन द वर्क प्लेस। आप सिंपल से शब्दों में इसको ऐसे समझो, जब हम लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है, एक ऐसी डिसेबिलिटीज, ये जेनेटिक या फिर ये न्यूरोबायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं। अब ये जो न्यूरोबायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं या फिर कुछ जेनेटिक चीजें हैं वो क्या करती हैं, हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, जैसे हमारा दिमाग काम करता है उसको अल्टर करती हैं। ठीक है, अल्टर करने की वजह से हमारी कुछ जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती हैं, अब कॉग्निटिव प्रोसेस कौन कौन सी हो सकती है हमारी, लिखना, पढ़ना, बोलना, कैलकुलेशन करना, है ना, जो लर्निंग से रिलेटेड
रिलेटेड है, वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है, वो अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ और हायर लेवल की स्किल्स भी होती हैं, उसको भी ये अफेक्ट कर सकता है, जिसमें ऑर्गेनाइज करना, टाइम प्लानिंग करना, मेमोरी को रिटेन करना, अटेंशन करना, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। सिंस डिफिकल्टीज विद रीडिंग, राइटिंग और मैथ रिकॉग्नाइज एज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द स्कूल ईयर, जो लिखना, पढ़ना, सीखना, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब कौन सी प्रॉब्लम है? स्कूल ईयर प्रॉब्लम है, ठीक है। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी आर मोस्ट ऑफन डायग्नोज ड्यूरिंग एट दैट टाइम। अब ये जो लिखना, पढ़ना, ठीक है, और कैलकुलेशन करना, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है स्कूल के दिनों में आती हैं, जिसको उस टाइम पे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाउएवर सम इंडिविजुअल डू नॉट रिसीव एन इवैल्यूएशन अंटिल दे आर इन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और एडल्ट इन द वर्कफोर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको शुरुआती दिनों में उनकी ये जो डिसेबिलिटी है वो पहचान में नहीं आती है, ठीक है, जब तक वो पोस्ट सेकेंडरी नहीं कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने वो जो मूवी थी तारे जमी पे, है ना, वहां पे देखा होगा ना, उसको जब प्रॉब्लम हो रही थी लिखने पढ़ने में, समझने में, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ बच्चों की तो आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज हो जाती है वो प्रॉब्लम, कुछ बच्चों की नहीं भी हो जाती है, ठीक है। अदर इंडिविजुअल विद लर्निंग डिसेबिलिटी में नेवर रिसीव एन इवैल्यूएशन एंड गो थ्रू लाइफ नेवर नोइंग व्हाट दे हैव डिफिकल्टीज विद एकेडमिक। मतलब कुछ बच्चे जिनको जब स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं और मतलब उनके स्कूल ईयर में ही पता चल जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द स्कूल, ठीक है, तभी वो उसी टाइम पे डायग्नोस हो जाते हैं, ठीक है, उसको ठीक कर दिया जाता है। लेकिन कुछ होते हैं जिनको उस टाइम पर डायग्नोस नहीं करते हैं, हो पाता है उनका डायग्नोस नहीं हो पाता है, वो कब जाके होता है? पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन पे या फिर एडल्ट में जब काम करने लगते हैं तब वो हो पाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट अपनी लाइफ काम करते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये वाली डिसेबिलिटी है भी, वो अवेयर ही नहीं होते हैं, उनका इवैल्यूएशन हो ही नहीं पाता कभी भी, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी शुड नॉट कंफ्यूज विद द लर्निंग प्रॉब्लम। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। लर्निंग प्रॉब्लम अलग होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज अलग है, ठीक है, विच आर प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ विजुअल, हियरिंग और मोटर हैंडीकैप। अगर लर्निंग प्रॉब्लम की बात करें तो वो किसकी वजह से होती है? विजुअल, हियरिंग या फिर मोटर हैंडीकैप। जिससे लर्निंग प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या? सीखने में उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रही है? उसको हो सकता है दिखाई कम देता हो, उसे सुनाई कम देता हो, मोटर हैंडीकैप हो, ठीक है, ये वाली सी। तो ये लर्निंग प्रॉब्लम अलग है और लर्निंग डिसेबिलिटी अलग चीज है, ठीक है। इमोशनल डिसबैलेंस वही चीज लिखी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ठीक। पीपल विद द लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ऑफ एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस। जो भी लोग होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के, ठीक है, जिनके अंदर सीखने की अक्षमता होती है, ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं? आपके एवरेज भी हो सकते हैं, अबव एवरेज भी हो सकते हैं और इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। देयर ऑफन अपीयर्स टू बी अ गैप बिटवीन इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड एक्चुअल अचीवमेंट, ठीक है। उनका जो भी इंडिविजुअल होते हैं, उनकी जो पोटेंशियल होती है और उनकी जो एक्चुअल अचीवमेंट होती है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? गैप होता है। मतलब वो पोटेंशियल है, उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि उस चीज को वो कर सकते हैं, बट एक्चुअल वो अचीवमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता नहीं है अपनी डिसेबिलिटीज के बारे में, ठीक है। ये एक तरीके से हिडन डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है। पर्सन तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है यहाँ पे, ठीक है, इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। जैसे होता नहीं कोई बच्चा है, जब उसे कोई चीज लर्न करने के लिए बोलो, ठीक है, 10 पन्ने भी हैं तो वो 10 पन्नों को फटाफट से लर्न करके 1 घंटे में आपको दे देता है। लेकिन उसी बच्चे से बोलो जो भी आपने लर्न किया है उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख कर दिखाओ या अपनी कॉपी में लिख कर दिखाओ, तो उसे डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो बच्चा कैसा है? इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है? उसे लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये कैसी है? एक हिडन डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चा तो नॉर्मल दिखता है, ठीक है, हो सकता है वो ब्राइट हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है, ये वाला, लेकिन क्या है? उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा है। वो बोल के तो बता रहा है कि हाँ इसमें मैंने इतना लर्न कर लिया है। उसमें जैसे होते नहीं ओरल टेस्ट होते, ओरल टेस्ट में उसके 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, जब रिटन टेस्ट लिया जा रहा है तो 0 आउट ऑफ 0 आ रहा है। तो ऐसी वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। और लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट बी क्योर्ड और फिक्स। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर ना ही से क्योर किया जा सकता, ना ही फिक्स किया जा सकता है। ये एक लाइफ लॉन्ग चैलेंज है, इसके साथ हमें चलना पड़ता है। हाउएवर विद एप्रोप्रिएट, लेकिन एप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड इंटरवेंशन, ठीक है, कुछ इंटरवेंशन होते हैं, कुछ सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी थ्रू से हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम कम कर सकते हैं और कम करके अपने जो सक्सेस है, मतलब जो गोल है, उसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। इन अ फेडरल लॉ अंडर द इंडिविजुअल
with Disability Education Act. The term specific learning disability वन ऑफ द 13 कैटेगरीज ऑफ द डिसेबिलिटी अंडर द, मतलब जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है वो 13th कैटेगरी में IDE के अंदर आती है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है एक अम्ब्रेला टर्म है जो डिस्क्राइब करती है नंबर ऑफ अदर मोर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जहाँ पे हम लोग ने देखा कुछ जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कुछ स्पेसिफिक लर्निंग होती है, जिसमें डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ये सब किसमें आती है आपकी स्पेसिफिक में आती है। जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो डिफर करती है स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी से, जहां पे पर्सन को सिर्फ एक एरिया में दिक्कत होती है, लाइक उसको रीडिंग में ही वो दिक्कत हो सकती है, या फिर राइटिंग में हो सकती है, या तो अंडरस्टैंडिंग में हो सकती है, ठीक है, बट हैज नो प्रॉब्लम विद लर्निंग इन अदर एरिया, मतलब उसे सिर्फ एक एरिया में, वन एरिया में ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सिर्फ उसको लिखने में ही दिक्कत हो रही है और वो सोशली भी अच्छा है, पढ़ भी अच्छे से ले रहा है, क्रिएटिव भी है, इंटेलिजेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ वो लिख नहीं पा रहा है, ठीक। स्पेसिफिक में क्या होती है, उसके अंदर उसके अंदर अदर एरियाज में भी वो डिफिकल्टी इफेक्ट करती है, उसको इमोशनली इफेक्ट करती है, फिजिकली इफेक्ट करती है, मेंटली इफेक्ट करती है ना, उसकी अदर एरियाज को भी इफेक्ट करती हैं, ठीक है, ये चीज है। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मैनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग द लर्निंग इम्पेयरमेंट एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, उन्होंने 7 डिसऑर्डर्स की बात की है लर्निंग डिसेबिलिटी में। लेकिन क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया है, ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ये आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स नहीं है, ठीक है, ये आपके जो ऑटिज्म है, ये जो आपका ऑटिज्म है एंड ADHD है, ये आपका लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, ये लर्निंग को इफेक्ट करता है, ये लर्निंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ये चीज है, ये लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, APD, ठीक है, फिर LPD, फिर नॉर्मल वर्बल डिसेबिलिटीज, विजुअल परसेप्शन, विजुअल मोटर डिफिशिट, ये सारे आपके क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, याद रहेगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब जैसे ये मैंने चार्ट में बनाया है, इसका चार्ट मैं आप लोगों को उस पे दे दूंगी, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, ये की पॉइंट पे लिखा हुआ है ये चार्ट में, ठीक है, या फिर आप लोग भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आपका ये पहले थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। डिसलेक्सिया आपको रीडिंग डिफिकल्टी होती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन को वो रीडिंग मतलब स्पेलिंग्स को रीड करने में यहाँ पे दिक्कत होती है। डिसकैल्कुलिया यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटीज मतलब डिसेबिलिटी होती है, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं लाइक जोड़ना घटाना ये सारी चीजें नहीं कर पाता। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिफिकल्टी होती है, मतलब उसको अंडरस्टैंड करना, जो स्पेलिंग्स है उसको अंडरस्टैंड करके लिखने में दिक्कत होती है। डिस्प्रैक्सिया जहाँ पे उसका माइंड एंड मोटर स्किल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वहां पे उसको डिफिकल्टी होती है, यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होते हैं, ठीक है। डिस्फेजिया अफेजिया यहाँ पे लैंग्वेज डिफिकल्टी होती है। देखो लैंग्वेज और राइटिंग डिफिकल्टी जो है वो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान देना। डिस्फेजिया अफेजिया ये आपका लैंग्वेज में आता है, डिसग्राफिया यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है, ध्यान देना। और यहाँ पे क्या था आपका अंडरस्टैंडिंग स्पेलिंग्स, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर ऑडिटरी एंड विजुअल जो प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी है, यहाँ पे सेंसरी डिसेबिलिटी आती है, मतलब नॉर्मल हियरिंग और या फिर विजन वाली चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा डिटेल में भी यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, डिटेल में काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, देखती हूँ अभी कराऊं या फिर नेक्स्ट सेशन में करा दूं इसको। ऑर्थोपेडिक है, अभी काफी सारी चीजें हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, मतलब इसका पार्ट 3 भी हो जाएगा आपका, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाएंगी फिर तो, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें समझाने वाली हैं तो मैं जल्दी में नहीं बताना चाह रही इसको, ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगी जो भी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये वाली पिक्चर्स है, इंपॉर्टेंट है ये, किधर गई, ये वाली पिक्चर्स है, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, कुछ अभी तो नहीं,
आज शाम में या फिर कल तक, ठीक है, शेयर कर दूंगी। तो उसके बाद फिर आप लोग इसको एग्जाम के टाइम में एक बार ओपन करके देख लेना। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे बुद्धिस्ट काउंसिल का, ठीक है, शेयर किया हुआ है। वो आपकी जो से डिफरेंट डिफरेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं आपकी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड ऐसे करके, ठीक है। तो उनको आप लोग को एक बार रीड करना है। उसका मैंने इमेज के फॉर्म में आप लोग को शेयर किया। वो हायर एजुकेशन का है आपका, पेपर 1 का, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, है ना। थोड़ा सा पार्ट रह गया, ज्यादा कुछ अब रह नहीं किया है इसमें, और यूनिट 10 आपका हो गया है, ठीक है। मैं यूनिट 8 भी आपका स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो फिर यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की। अगर कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। एंड टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े हो वो टेलीग्राम पे भी जुड़ना, ठीक है। थैंक यू।